खुद को समझते क्या हैं आप? हाँ, अगर आपको लगता है आपकी इन घटिया हरकतों से मैं डर जाऊंगी और आपके पास वापस आ जाऊंगी तो ये सिर्फ आपकी भूल है। मैं नहीं डरती अब आपसे, सुना आपने? बल्कि आपसे डरती है मेरी जू। अभी वो चीख ही रही थी कि मैंने तिल मिलाकर फौरन ही अगले पल झुककर उसे बोरी की तरह अपने कंधे पे लाद लिया। छोड़े मुझे, छोड़े, मैंने कहा। वो फौरन हलक के बल चीख रही थी। उसके हाथों के मुक्के अपनी कमर पे मुसलसल एहतजाजन महसूस कर रहा था मैं, लेकिन मैं उसके एहतजाज को खातिर में न लाया। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था। उसने ईगो हर्ट किया था मेरा। वो थी क्या चीज? इस बात का गुरूर था उसे। एक मामूली सी वर्कर होकर उसने मुझ पर, उसामा वजदान पे हाथ उठाने की जुर्रत की। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला था, हरगिज नहीं। आज मेरे अताब और कहर से उसे कोई नहीं बचा सकता था। कमरे में लाकर मैंने जोर से उसे बेड पे फेंका जैसे वो कोई बेजान गुड़िया हो। वेलकम टू अवर चैनल नॉविस बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कमल का नॉवल बेनाम रिश्ता की किस्त नंबर 13 लेकर। तो आइए हम बगैर ताखिर के शुरू करते हैं। तो जाएं, फेंके पैसे, कर लें हजारों मुझ जैसी कड़ी। किसने रोका है आपको? पर प्लीज मेरा पीछा छोड़ें, मुझे आजाद करें। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। दोनों हाथ उसके सामने जोड़कर जब मैंने निहायत बेजारियत और इल्तिजाई लहजे में कहा, तो बजाय गैरत में आके मुझे तलाक देने के उल्टा मेरे गालों को मजीद सख्ती से दबोचा। इस डेविल ने मेरे चेहरे को अपने चेहरे के इतना करीब कर लिया था कि उनकी सांसों की गर्मी मेरा चेहरा झुलसाने लगी। मेरी सांसें अब गहरी होती जा रही थी। वो मुझे गजबनाक निगाहों से तक ही रहे थे। अभी के कमरे से आमना के रोने की आवाज आई। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे छोड़ेंगे। मेरी बच्ची से इनको क्या लगाव। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि उसके रोने की आवाज पे वो मुझसे पहले कमरे की जानिब दौड़े। उसामा, सलाम। भूली तो नहीं हो ना मुझे? अगर भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ। रिश्ते में बाप हूँ तुम्हारा। मैंने आमना को फौरन ही गोद में भरा था। वो मेरी गोद में आते ही चुप हो गई, जैसे अस्पताल में हो गई थी जब मैंने उसे पहली बार गोद में लिया था। लाइबा को इल्म नहीं, लेकिन हम बाप बेटी पहले भी मिल चुके थे। जब वो पैदा हुई थी तो लाइबा से पहले मेरी गोद में आई थी। वो नन्ही प्रिंसेस आज भी मुझे देखकर इसी तरह आंखें टिमटिमा रही थी जैसे पहली मुलाकात में। ऐसे क्यों खड़ी हो? जाओ, दूध लेकर आओ। देख नहीं रही उसे भूख लग रही है? तभी तो रो रही है वो। लाइबा कभी हैरत से मुझे देखती तो कभी मेरी गोद में मुस्कुराती हुई आमना को। समझ नहीं आ रहा था वो ऐसे क्यों देख रही है। मैं कोई पहला बाप तो नहीं था जिसने अपनी बेटी को गोद में लिया था। नट बिल्कुल ढीला है तुम्हारी माँ का। तुम जहानत में मुझ पे जाना। मैंने अपनी नन्ही प्रिंसेस के कान में हल्के से सरगोशी की तो वो पहले से ज्यादा खिलखिलाकर हंस दी, जैसे मेरी बात उसे समझ आ गई हो। क्या? दूध लेकर आओ। वो अब भी वहीं खड़ी थी, उसी तरह मुंजमद, उसी तरह आंखों में हैरत लिए, जिसके सबब मैंने झिंझलाकर कहा, मैं खुद फीड कराऊंगी, आप बैठ जाएं। नजर झुकाए वो लचकदार लहजे में गोया हुई तो मेरे होंठ ट्विस्ट हुए। क्या वो भूल गई थी कि मैं उसका शौहर हूँ? जहर लगती थी वो मुझे जब वो खुद को मुझसे दूर करती। मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, खासा जताते हुए याद दहानी कराई मैंने। मैं नहीं मानती। उसका अदा किया गया अगला जुमला मेरे तन बदन में आग लगा गया था। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलने वाली। मैं उसकी जानिब अपने कदम बढ़ाते उसकी सब्ज रंग आंखों में झांकते एक एक लफ्ज जता जता कर अदा कर रहा था, ताकि दिमाग के हर कोने में बिठा ले वो कि वो उसामा वजदान की है और उसामा वजदान की ही रहेगी। आपको चाहिए क्या आखिर मुझसे? वो मुझसे 2 कदम की दूरी पर थी जब उसकी सवाल ने मेरे कदमों को अपनी जगह मुंजमद होने पर मजबूर कर दिया। इस सवाल का जवाब तो मैं खुद भी नहीं जानता, उसे कहाँ से दूं? शुरू से सब क्लियर था, मेरे मकासद और मंजिल दोनों, लेकिन इस झल्ली सी लड़की की मेरी लाइफ में एंट्री के बाद बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूंगा। तुम अपना काम करो, फीड कराओ मेरी बेटी को। मैंने बरहमी से हुक्म सादिर किया तो वो फिर मुझे अचंभे से देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था वो मुझे इतनी हैरत और बेयकीनी से क्यों देख रही है बार बार। लाइबा, मेरी बेटी। क्या मेरे कान बज रहे थे? जिस शख्स ने कभी मुझे अब नहीं अपनाया वो आज मेरी बेटी को अपना रहा था। मैं कैसे हैरान ना होती, मैं कैसे बेयकीनी की कैफियत में ना आती। मुझे तो लगता था वो देखेंगे भी नहीं आमना की जानिब। उनके लिए तो वो सिर्फ एक किडनी डोनर की बेटी थी, इस लड़की की बेटी जिसे वो 2 कौड़ी का भी नहीं समझते। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि गोद में उठाए बड़ी मोहब्बत से बात कर रहे थे, जैसे ना जाने कितनी मोहब्बत करते हो उससे। मुझे दें इसे और प्लीज आप जाएं। मैंने नरोटे लहजे में कहते उनसे अपनी बच्ची लेनी चाहिए। एक लम्हे के लिए उन्होंने मुझे घूर कर देखा, लेकिन फिर अगले ही पल ना जाने उनके दिल में क्या समाई कि आमना को मेरे हवाले कर दिया। उनकी गोद से आमना जब मेरी गोद में आई तो ना जाने क्यों रोना शुरू हो गई, वो भी इतनी जोर जोर से जैसे मैं उसे मार रही हूँ। वो अभी शायद अपने बाबा के साथ रहना चाहती थी,
तुम बाद में फीड करा लेना। खासा जताकर कहते उन्होंने फौरन ही आमना को मेरी गोद से वापस ले लिया। ताज्जुब भरी बात यह थी कि आमना उनकी गोद में जाते ही चुप हो गई और मैं देखती की देखती रह गई। आमना 10-15 मिनट से ज्यादा किसी की गोद में नहीं टिकती सिवाय हाजरा आंटी के, लेकिन सरुसामा की गोद में वो सुकून से लेटी हुई थी। सरुसामा कोई उससे बात नहीं कर रहे थे, कोई उसे झूला नहीं झुला रहे थे, सिर्फ उसे गोद में लेकर बेड क्राउन से टेक लगाए बैठे थे। लेकिन इसके बावजूद आमना खामोश थी और उनकी गोद में खुश। उसके नन्हे चेहरे पे जो बार बार मुस्कुराहट आ रही थी ना, वो मुझे एहसास दिला रही थी कि खून के रिश्ते बड़े गहरे होते हैं। खून खून को खींच ही लेता है। मैं आमना के रोने का इंतजार कर रही थी ताकि इस डेविल को बाहर का रास्ता दिखा सकूं, लेकिन आज मेरी छोटी मोहतरमा को अपनी दूध की फैक्ट्री याद ही नहीं आकर दे रही थी। बाप भी बड़ी अजीब शे होते हैं। कभी कभार उनकी सिर्फ मौजूदगी ही काफी होती है सुकून बख्शने के लिए। मैं आता हूँ। अचानक खामोश कमरे में उनके सेल की रिंग टून गूंजी। मैं उनकी जानिब अपनी पुश्त किए बैठी अपना सेल चला रही थी। मैंने सिर्फ उनकी आवाज सुनी, चलो बाबा जा रहे हैं, ख्याल रखना अपना भी और अपनी मम्मा का भी। कोई भी अंकल अगर आपकी मम्मा के पास आने की कोशिश करें तो जोर जोर से रोना शुरू कर देना, ओके? प्रॉमिस। उन्होंने ये कहकर मेरे सामने ही आमना को अपनी शहादत की उंगली पकड़ाई और आमना ने पकड़ भी ली। ये क्या सिखा रहे हैं आप मेरी बच्ची को? वो आदमी हद पार कर रहा था अपनी। मुझे गुस्से की शिद्दत से अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। दे मेरी बच्ची आप। मैंने मुंह बसोरकर जज्बस होकर उनसे अपनी बेटी को मांगा। मैंने दोनों हाथ उनके आगे किए थे ताकि वो मेरी बच्ची दें और दफा हो मेरी नजरों के सामने से। तुम मुझसे मेरे जिगर का टुकड़ा मांग रही हो। प्यार से ना सही, थोड़ा तमीज से तो मांगो। वो हल्की सी गर्दन मोड़ बड़े अकड़ कर बोले, जिगर का टुकड़ा? एक दो लम्हों के लिए तो मैं उनका चेहरा देखने लगी। मैं चाह कर भी अपनी जबान रोक नहीं सकी थी उनके अदा किए हुए जुमलों से। सबसे काबिल एतराज लफ्ज पर तंज करने से। वो ही ना जिसे पैदा होने से पहले ही अपनी महबूबा पे कुर्बान करने चले थे आप, वो। अभी मैं बोल ही रही थी कि उन्होंने फौरन ही मेरे सामने अपनी बच्ची के कान पर हाथ रखकर कहा, श्श, बच्चों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते। उनकी जहनियत पर बुरा असर पड़ता है। क्या इतना भी नहीं सिखाया प्रोफेसर ने तुम्हें? हैं? और जो पहले आप उसे सिखा रहे थे उसका क्या? मैं फौरन दोनों हाथ सीने पर बांधती जज्बा होकर इस्तफसार करने लगी। वो तो मेरा फर्ज बनता है अपनी बेटी को हिफाजत करना सिखाना, उसकी भी और उसकी कमअकल माँ की भी। वो तो मुझे खड़े खड़े मुंह पर जलील कर रहे थे। दफा होने का क्या लेंगे आप? मजीद इस शख्स के वजूद को बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। मैंने दांत पीसते हुए बमुश्किल अपना गुस्सा काबू कर पूछा, हम्म। उन्होंने कोई जवाब न दिया, बस आमना को मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही उसे गोद में लिया उन्होंने फौरन ही आमना की आंखों पर हाथ रखा। अभी मैं पूछती वो क्यों उसकी आंखों को कवर कर रहे हैं, उससे कबल ही वो मेरे गाल को नरमी से चूम गए। इस बार तो मैंने अपनी बेटी की खातिर तुम्हें माफ किया, लेकिन अगर अगली बार तुम्हारे रूम में मेरे अलावा कोई और आया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे कानों में धमकी आमेज लहजे में सरगोशी कर मुझे गजबनाक निगाहों से तकते एक कदम पीछे होकर खड़े हुए। उनकी धमकी से मुझे अंदाजा हुआ कि वो मुझ पर नजर रखवा रहे हैं, मगर क्यों? सामने खड़ा शख्स मेरे लिए एक पहेली की मानिंद था जिसे मैं सुलझा नहीं पा रही थी। वैसे अपना इतना बड़ा घर छोड़कर एक छोटे से होटल के रूम में क्यों रह रही हो? उन्होंने अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते बहुत लापरवाही और अनजान लहजे में पूछा, जैसे वजह ना जानते हो। वो कौन सी दुनिया में जी रहे थे? मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या उन्होंने मुझे इतनी गिरी हुई लड़की समझ रखा था कि सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं उनके पास दोबारा जाऊंगी, उनके घर में दोबारा जाकर छुप कर जिंदगी गुजारूंगी, पाकीज़ा रिश्ता होते हुए भी दुनिया की नजर में गाली बनकर रहूंगी? अपना सामान पैक करो, मैं मुलाजिम को भेज दूंगा, कल घर आ जाओ वापस। मैं अभी अपनी सोचों में ही डूबी थी जब उन्होंने निहायत भरमी से हुक्म सादिर किया, ओ, तो आप चाहते हैं कि हम दोबारा पहले जैसी जिंदगी गुजारें? मैंने निहायत तंजिया अंदाज में होठों को गोल करते अल्लाह अनजान लहजे में इस्तफसार किया, क्यों? क्या खराबी है उस जिंदगी में? जिंदगी की हर आसाइश दूंगा मैं तुम्हें, जो तुम्हारी औकात से तो कहीं ज्यादा होगी। वो आसाइशें तुम्हारा वो सड़क छाप आशिक कभी नहीं दे सकता तुम्हें। उनके लहजे में जो गरूर झलक रहा था वो आग लगा रहा था मेरे तन बदन में। मेरी औकात? क्या थी उनकी नजर में मेरी औकात? मैं इस लम्हे तंजिया मुस्कुरा दी खुद पर। मुझे नफरत हो रही थी सामने खड़े इस डेविल से, जो मुझे हासिल करना चाहता था लेकिन मेरी औकात दिखाकर, ना कि इज्जत देकर। हाँ, वो वाकई नहीं दे सकता। लेकिन पता है क्या, मेरी बेटी को नाम देने के लिए तैयार है वो अपना। क्या आप दे सकते हैं? या फिर वहां भी किसी मुलाजिम का नाम लगवा देंगे? एक कदम उनके नजदीक आकर उनके चेहरे को कदूरस से देखते मैंने चोट करने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। मुझे यकीन था अगर जर्रा बराबर भी गैरत हुई ना इस शख्स में तो तिल मिलाएगा जरूर। लाइबा, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ,
अपनी लिमिट्स में रहो। उनकी नीली आंखें बदल में मुझ पर आग बरसाने लगी। लेकिन मैं नहीं डरी। कल मुलाजिम को भेजूंगा, चुपचाप आ जाना, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं यहाँ सब कुछ खत्म करने आई थी, इस डेविल से आजाद होने, ना कि दोबारा उसके पिंजरे में जाकर कैद हो जाने के लिए। दरवाजा सामने है सर। इस शख्स से बात करना बेकार था, इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट बाहर का दरवाजा दिखाया। कुछ लम्हे वो मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरते रहे और फिर आमना की पेशानी चूमकर वहां से चल दिए। उनके कमरे से निकलते ही मैंने फौरन दरवाजा लॉक किया और होटल मैनेजमेंट को कॉल की और सख्ती से पूछा वो शख्स मेरे कमरे में आया कैसे। लेकिन इनके पास कोई सही तरह का जवाब नहीं था, जिसके सबब मुझे महसूस हुआ मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ और ना ही मेरी बेटी। मैंने रातों रात अपना सामान पैक किया और दूसरे होटल में अपनी बुकिंग करवाई। रात का 1 बज रहा था, मैं अपनी बेटी को लेकर होटल से चेकआउट कर गई। अगला सीन। मेरी आंख आज आमना के रोने के बजाय सेल के रिंग होने के सबब खुली। कॉल मेरी स्कूल की जानिब से आ रही थी, इसलिए मैंने फौरन रिसीव की। मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैं हैरान रह गई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो लीव पर थी, वो लोग मुझे बगैर किसी सबब के ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। इतनी देर में मेरी प्रिंसिपल से बहस होती रही, लेकिन उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। बस ये कहकर आखिर में कॉल काट दी कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर है। वो जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, उससे मेरा और मेरी बेटी का गुजर बसर हो रहा था। उसके अचानक चले जाने के बाद मैं क्या करूंगी, ये सोच मैं अपना सर पकड़ के बैठी। अभी मैं अपना सर पकड़े हुए बैठी थी कि फिर मेरा सेल रिंग हुआ और इस बार कॉल एक अननोन नंबर से आ रही थी। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कॉल रिसीव की। मेरे समझाने के बावजूद इतना अहमकाना कदम उठाया तुमने। उनकी भारी भरकम आवाज जब मेरे कानों की समाज से टकराई तो मुझे अपने पसीने छूटते महसूस हुए। मैं खौफजदा हो गई थी अब इस शख्स से। तो ये आपने करवाया है? मेरे लहजे में कहीं भी शक व शुबा नहीं था, और होता भी क्यों, मुझे 100% यकीन था ये सब उन्होंने ही करवाया है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और वापस घर नहीं आई आमना को लेकर, तो यकीन जानो पूरे शहर में तो क्या पूरी दुनिया में कहीं जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें फिर। कहाँ फंस गई थी मैं। ये शख्स तो साइको है। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। कितनी मुश्किल से मुझे वो गवर्नमेंट जॉब मिली थी, जो इस डेविल ने एक लम्हे में छीन ली। जब कहा था कि वापस ना आना, तब तुम वापस आ गई। जब कहा वापस आ जाओ, तो तुम वापस ना आई। क्या कसम खा रखी है मेरे फैसलों के खिलाफ जाने की? अगर ये कोई खेल है तुम्हारा मेरी तवज्जो अपनी जानिब राग़िब करने के लिए, तो अलग बात है, फिर शौक से खेलो। लेकिन याद रखना, आज तक उसामा वजदान से कोई जीत नहीं सका है। आखिरी जुमला उन्होंने खासा मगरूर और फ़खराना लहजे में अदा किया, जिससे वो फातेह हों बगैर खेल खेले ही। मगर सारा दुख यही तो था, जिसे वो खेल बोल रहे थे वो जिंदगी थी, मेरी जिंदगी। मैंने एक गहरी आह भरी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मुझ में और हिम्मत नहीं थी अब इस नीली आंखों वाले डेविल से लड़ने की। अगला सीन। उसामा। मैं आज जल्दी घर आ गया था। 1 हफ्ता हो गया था लाइबा को वार्निंग दी और इस 1 हफ्ते में वो मुसलसल जॉब ढूंढती फिर रही थी। लेकिन मेरे होते उसे इस शहर में जॉब मिल जाए, ये कहाँ मुमकिन। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से उसे रिक्शे में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए। वो क्या समझती है मुझे अक्कर दिखाएगी और मैं बार बार उसके पास जाके उसे वापसी बुलाऊंगा। हम्म। उसामा वजदान को और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। मैं उसे इतना तोड़ देना चाहता था कि वो खुद आए रोती हुई मेरे पास वापस। मुझे यकीन था वो दिन ज्यादा दूर नहीं है अब, जब वो रोती हुई आएगी और मेरे कदमों में बैठकर वापस अपनाने की भीख मांगेगी। अभी मैं सोफे पर बैठकर चाय पीते हुए अपनी सोचों में ही मगन था कि मुझे मुलाजिम ने आकर खबर दी कि लाइबा आई है। मेरे चेहरे पे ये सुनते ही इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखरी। आखिरकार वो आ गई थी मेरे पास वापस। मैं बता नहीं सकता मेरे दिल को क्या हो गया था, एक अजीब सी खुशी मेरे दिल को जकड़ रही थी। सर, मिस लाइबा को अंदर आने दूं? ये उसी का घर है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? मैंने रोबदार अंदाज में कहा, चेहरे पर सिवाय फतह के किसी तासुर को झलकने न दिया। मेरे कान अब दरवाजे पर टिके थे। मैं उसके कदमों की आहट सुनना चाहता था। इस लम्हे बस एक ही चाहत थी कि वो जल्दी से अंदर आ जाए मेरे पास, अपनी मंजिल के पास, क्योंकि ये उसामा वजदान ही अब उसकी मंजिल था। और ये फैसला मैं कर चुका था और मेरे फैसले बदला नहीं करते। वो अंदर आई तो काफी बुरे हाल में थी। पसीना पसीना हो रहा था उसका पूरा वजूद, जैसे कहीं बहुत दूर से भाग कर आ रही हो। उसका चेहरा सुर्ख था और सब्ज रंग आंखें आंसुओं से भीगी। अभी मैं चाय का कप साइड में रखकर खड़ा ही हुआ था ये पूछने के मामला क्या है। उससे कबल के मैं पूछता एक जोरदार तमाचा मेरे चेहरे पे रसीद हुआ। अपने डैड के बाद मैंने पहली बार किसी के हाथ से थप्पड़ खाया था, वो भी एक लड़की के हाथ से। मुझे इस कदर गुस्सा आया कि अपने दिमाग की रगें फटती महसूस हुई। इस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, उसामा वजदान पे हाथ उठाने की। मैंने महसूस किया मेरे खौफ से सारे मुलाजमीन सख्ते में आ गए थे, सिवाय इस लड़की के जो मुझ पे खड़े होकर चीख रही थी,
खुद को समझते क्या हैं आप? हाँ, अगर आपको लगता है आपकी इन घटिया हरकतों से मैं डर जाऊंगी और आपके पास वापस आ जाऊंगी, तो ये सिर्फ आपकी भूल है। मैं नहीं डरती अब आपसे, सुना आपने, बल्कि आपसे डरती है मेरी जू। अभी वो चीख ही रही थी कि मैंने तिलमिलाकर फौरन ही अगले पल झुककर उसे बोरी की तरह अपने कंधे पे लाद लिया। छोड़े मुझे, छोड़े, मैंने कहा। वो हलक के बल चीख रही थी, उसके हाथों के मुक्के अपनी कमर पे मुसलसल एहतजाजन महसूस कर रहा था मैं, लेकिन मैं उसके एहतजाज को खातिर में न लाया। उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी था अब। उसने ईगो हर्ट किया था मेरा। वो थी क्या चीज, किस बात का गरूर था उसे? एक मामूली सी वर्कर होकर उसने मुझ पर, उसामा वजदान पर हाथ उठाने की जुर्रत की। मैं उसे नहीं छोड़ने वाला था, हरगिज नहीं। आज मेरे अताब और कहर से उसे कोई नहीं बचा सकता था। कमरे में लाकर मैंने जोर से उसे बेड पर फेंका, जैसे वो कोई बेजान गुड़िया हो। फिर फौरन ही दरवाजे को लॉक कर दिया। खुद को संभालते वो जैसे ही हरासा आंखों के साथ मुझे तकती उठने लगी, मैं फौरन ही उस पर छा गया। मैं इतना गजबनाक हद तक पागल हो चुका था कि अब कोई भी मेरे रास्ते में आए तो मैं उसे फना कर दूं। कितने वक्त से मैं चाह रहा था कि हर चीज नरमी से हो जाए, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। जब तक अताब था बात ठीक थी, लेकिन जब मामला जज्बात पर पहुंचे तो मुझे उसकी पुरानी आदतें याद आईं कि कैसे वो झींप जाया करती थी, कैसे उसकी आंखों में शर्मिगी होती थी, कैसे उसके गाल लाल हुआ करते थे, कैसे वो मेरे सीने पर सर रख के सो जाया करती थी। मगर आज, आज वो बहुत अलग थी। बिल्कुल एक मुर्दा सा जिस्म। वो सिर्फ बेसुध होकर छत को तकती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें साफ करने तक की वो जहमत नहीं कर रही थी अब। इस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं नहीं जीत सकता जबरन उसे वापस। वो वही थी, मैं वही था, लेकिन पहले जैसा फिर भी कुछ नहीं था हमारे दरमियान। मैंने दराज से सिगरेट का बॉक्स निकाला और उसमें से एक निकालकर होठों में दबाते उसके बराबर में बैठकर ही सुलगाने लगा। उसे धांस धांस लगी तो मैंने फौरन ही सिगरेट बुझा दी। वो ऐसे ही लेटी रही, कंबल तक नहीं ओढ़ा था उसने, इसलिए मैंने उसे कंबल उड़ाया। मुझे यकीन था कि वो एक दो दिन में नॉर्मल हो जाएगी। आमना की फिक्र नहीं थी मुझे, क्योंकि मैं जानता था वो सलमान की वालदा के पास होगी। वैसे भी मेरे गार्ड्स थे उसकी हिफाजत करने के लिए। अगला सीन। अजलान। सर, जैसा कि आपने कहा था, ये रहा उस लड़की का सेल, ये रहे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ रकम है जो डकैती की वारदात के दौरान उसके कमरे से मिली। इस लड़की का सेल हाथ में लेते ही जब मैंने स्क्रीन देखी तो मेरी आंखें हैरत से फैली। इसमें वो लाइबा नामी लड़की एक बच्ची को गोद में लिए हुए नजर आ रही थी। ये बच्ची, सर हमें नहीं पता इसका बाप कौन है। उसामा की औलाद तो मर गई थी, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में ये बात क्लियर मौजूद है, फिर ये बच्ची कहाँ से आई? सर एक बात समझ नहीं आ रही, उसामा वजदान जैसा नौजवान इस आम सी लड़की के पीछे क्यों पड़ा है हाथ धोकर? उसे कहीं भी जॉब मिलने नहीं दे रहा है वो, बल्कि जहाँ ये पहले जॉब करती थी वहां से भी उसामा ने ही इसे निकलवाया है। अपने कमाकल सेक्रेटरी की बात सुन मेरे होठों पे बड़ी सी मुस्कुराहट आई। तुम यही सोच रहे हो बस? ये नहीं सोच रहे कि यह आम सी लड़की होकर हमारे किसी बंदे के हाथ नहीं लगी 1 साल तक, ना इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे दुनिया से गायब हो गई हो, फिर अचानक एक दिन ये खुद निकल कर आई बाहर और हमारे बंदों को ऑफिस में नजर आई तो हम इस तक पहुंच सके। हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छी तवज्जो दिलाई आपने। इस कम अकल की बात सुन मेरा दिल चाहा अपना सर पीट लूं। इसका मतलब तो यही हुआ ना सर कि इसकी हिफाजत की जा रही थी? बिल्कुल। अब समझ आया ना तुम्हें कि मैं क्या कहना चाह रहा था? अगर अजलान वजदान से बड़ी इस मुल्क में कोई ताकत है तो वो सिर्फ उसामा वजदान है। ये बच्ची उसी की है। तो सर फिर क्या करना है इस बच्ची का? अभी तो तलवार देखो और तलवार की धार देखो। मैंने मफामाना अंदाज में उसे इशारा दिया तो मेरा सेक्रेटरी मुस्कुरा दिया। वो खूब जानता था उसे क्या करना है। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजा नॉक हुआ। सर मैं तो बताना भूल ही गया, डॉक्टर जरनाब आ गई हैं। वो बाहर इंतजार कर रही हैं, मैं चलता हूँ। मेरा सेक्रेटरी फौरन ही दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने दरवाजा लॉक खोला तो डॉक्टर जरनाब का खूबसूरत चेहरा नमूदार हुआ। हेलो। सॉरी लेट हो गई सर, वो पेशेंट बहुत थे ना क्लिनिक में। वो सबसे पहले आते ही माजरत करने लगी। वो हर बार की तरह बिल्कुल नॉर्मल होकर सोफे पर बैठ गई। थकन की शिद्दत से उसने सोफे से सर टिकाकर आंखें मूंद ली थी। मैं उसका खूबसूरत चेहरा ही देखता रहा। फिर वो एनर्जेटिक अंदाज में उठी, जैसे 2 मिनट में चार्ज हो गई उसकी बैटरी। मेरे कदमों में आकर बैठ वो रोजाना की तरह मेरे पाँव की एक्सरसाइज कराने लगी। और आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? कमरे में छाई खामोशी को मेरे सवाल ने तोड़ा। अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है अब। आपको याद था? वो जैसे हैरान हुई। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया जवाब में। मैं कब तक अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा? 15 से 20 दिन हो चुके थे मुझे एक्सरसाइज करते करते। इस दौरान कोई प्रोग्रेस सामने नहीं आई थी। मैं दिल बर्दाश्ता हो चुका था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। ये कोई पहली डॉक्टर नहीं थी जिससे मेरा इलाज शुरू हुआ। मॉम डैड भी अनगिनत डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, वो भी शुरू में ऐसी उम्मीदें दिलाते जैसे डॉक्टर जरनाब दिला रही थी।
लेकिन बाद में सब खत्म। अब तो जैसे उम्मीदों से भी दिल भागने लगा था। कभी कभार मैं सोचता था काश उसामा पैदा ही ना हुआ होता। ना वो पैदा होता, ना मैं उसकी जान बचाने के लिए उसके पीछे भागता, और ना इस हाल को पहुंचता। बहुत जल्द। बस उम्मीद नहीं छोड़नी है आपने। वो मुस्कुराकर दिलजोई की नीयत से बोली। वो हौसला बढ़ा रही थी, हर बार वो यही करती थी। कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, हर डॉक्टर यही कहता है। मुझे तो जैसे ये जुमले भी मुंह जबानी याद हो चुके थे। मैं जवाब में हल्का सा फिर मुस्कुरा दिया। अगला सीन, उसामा। मैं बैठ के क्राउन से टेक लगाए सो गया था। जब आंख खुली तो सर शदीद भारी हो रहा था। मैंने फौरन ही अपने बराबर में देखा, लाइबा वहां मौजूद नहीं थी अब। मुझे लगा वो वॉशरूम में होगी, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। मैं फौरन ही उसे ढूंढते हुए नीचे आया। मैं हर कमरे में देख रहा था उसे। मेहरू बीबी, मैंने बुलंद आवाज में उन्हें पुकारा जब लाइबा को कहीं नहीं पाया। जी मास्टर, लाइबा कहाँ है? मैंने फौरन इस्तफसार किया। वो तो सुबह ही चली गई थी। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। वो डरी सहमी सी लड़की जिससे मैं जरा सा बुलंद आवाज से बात करता तो वो रो देती थी, वो लड़की मेरे सजा देने के बावजूद चली गई थी कैसे? होना तो ये चाहिए था कि वो डरकर मेरे पास खामोशी से रहने लगती, मगर नहीं। वो तो बागी हो गई। लाइबा, मेरी चिड़िया बागी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं जो उसे वापस ला सकूं अपनी जिंदगी में। क्या करूं जो वो पहले की तरह रहने लगे मेरे साथ। मैं जितना उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था, ये सोच के वो करीब आएगी, वो उतना ही उल्टा मुझसे दूर जाती जा रही थी। मैं अपना सर पकड़कर कुछ देर के लिए सोफे पर बैठ गया। मेरी ज़रूरी मीटिंग्स थी, मुझे जल्दी पहुंचना था आज ऑफिस, लेकिन मेरा जहन वो तो सिर्फ एक ही शख्स पे चल रहा था, लाइबा। अभी मैं अपना सर पकड़े ही बैठा था कि उबैद परेशानी के आलम में चलता हुआ मेरी जानिब आया। मैंने देखा उसके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। क्या हुआ सर? वो क्या मैंने महसूस किया? वो हिचकिचाहट का शिकार था मुझे बताने में। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। बड़ी से बड़ी बुरी खबर वो मुझे यूं ही बता दिया करता था, लेकिन आज वो हिचकिचाहट का शिकार था। इसका मतलब साफ था, मामला बहुत संगीन है। मैं फौरन उसके रूबरू खड़े हुआ। मेरी पेशानी पे बल नमूदार हुए। सर, कल रात मैम के होटल के रूम में कुछ लोग घुस गए थे। उन्होंने ना सिर्फ मिस लाइबा को हरासा किया, बल्कि उनका सारा सामान भी लूट के ले गए, हत्ता कि उनके डॉक्यूमेंट्स और सेल भी। बस इतना सुनना था कि मेरे कान खड़े हुए। तो वो इसलिए कल इतने गुस्से में आई थी? मैं सोच में पड़ा। ये सब हुआ कैसे? गार्ड्स कहाँ थे? और आमना, उसका क्या? मेरा दिमाग जैसे भग से उड़ गया था। बस इस दिन से डरता था मैं। सर, हमारे गार्ड्स को मार पीट कर स्टोर रूम में बंद कर दिया था उन लोगों ने। बस इतना सुनना था कि मेरा दिल चाहा आग लगा दूं सबको। आमना, मेरी बेटी का क्या? वो हाजरा आंटी को देकर आई थी मिस लाइबा। यही वजह है कि जब कमरे में वो लोग घुसे तो मिस लाइबा अकेली थी। और क्या और भी कोई बात है? मैंने महसूस किया उबैद कुछ बता नहीं रहा, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहे। वो नजरें चुरा रहा था मुझसे। सर, वो क्या? स्पेक डेमिट, मैं बेसब्रा होकर चीखा। सर, मिस लाइबा ने अपने हाथ की नस काट ली है। एक लम्हे के लिए मुझे लगा मेरे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया हो। ये होलनाक इत्तला मेरे दिमाग के परखच्चे उड़ा गई थी। उसकी मुस्कुराती सब्ज रंग आंखें मेरी आंखों में घूमने लगी। एपिसोड अच्छी लगी हो तो अच्छे से रिव्यू दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।